तो आइए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद खुशी चैनल पर। मेरा नाम मनोज और मैं स्वागत करता हूं। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो है सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसके बारे में हम बेसिक से समझेंगे। तो इसके बारे में हम समझेंगे खोज और काल, क्या काल रहे और नामकरण, समय समय पर क्या नाम बदलते रहे और उद्भव, स्थानीय मत क्या रहे और विदेशी मत क्या रहे और विशेषता, इसकी विशेषता के बारे में समझेंगे और विस्तार। और 2 पॉइंट और रह जाते हैं, एक प्रमुख स्थल, कहाँ कहाँ से कौन कौन से स्थल मिले हैं, और एक पतन, कि इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो ये नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे हम 2 पॉइंट। तो हम ये जानते हैं कि सबसे पहले हमारे जो देश में थी वो वैदिक सभ्यता थी, सबसे प्राचीन सभ्यता। तो फिर बाद में हमें पता चला जब ब्रिटिश काल का शासन चल रहा था तो उसने खुदाई शुरू करवाई। तो फिर जब खुदाई शुरू करवाई तो फिर हमें पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है। ना कि ये सबसे प्राचीन सभ्यता, ये विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। लगभग 4 बड़ी बड़ी सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता है, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और नील की सभ्यता, नील में मिस्र की सभ्यता। तो इन सब में सबसे पुरानी सभ्यता या प्राचीन सभ्यता हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, और सबसे बड़ी भी सभ्यता हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है। तो खोज के बारे में सबसे पहले पॉइंट पर चलते हैं। तो चार्ल्स मैसन, तो चार्ल्स मैसन 1826 की बात है। तो ये ब्रिटिश काल के एक व्यक्ति थे जो पाकिस्तान का इन्होंने दौरा किया था। तो वहाँ देखा था इन्होंने जा कर के कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी की। जब इकट्ठी की तो इन्हें पता चला कि यहाँ इस क्षेत्र में कोई सभ्यता है। तो देखा कि इस क्षेत्र में कोई सभ्यता है, तो इन्होंने ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन इन्होंने एक पुस्तिका निकाली है, नैरेटिव ऑफ मैगजीन। तो उसमें सब सारी चीज़ इन्होंने बताई है। फिर आते हैं बर्टन बंधु। तो बर्टन बंधु के बारे में जानते हैं। तो ये लगभग 1856 की घटना है। तो पाकिस्तान के क्षेत्र, यहाँ तक कराची और यहाँ तक लाहौर। तो ये कराची है समुद्र के तट पर। तो यहाँ से यहाँ तक एक रेलवे लाइन बिछ रही थी। जब रेलवे लाइन बिछ रही थी तो उसमें जो मुख्य भूमिका में जो इंजीनियर थे 2, वो बर्टन बंधु थे। बर्टन बंधु का मतलब जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन। तो ये दोनों भाई थे। तो ये जो लाइन बनाई जा रही थी इन्हीं के नेतृत्व में बनाई जा रही थी। तो इन्हें पता चला कि यहाँ साइड में कोई टीले हैं। तो इन्होंने आराम से वहाँ से ईंटें प्राप्त करनी शुरू कर दी। जब ईंटें प्राप्त करनी शुरू कर दी तो आराम से उन्हें ट्रैक में बिछाने का काम पूरा कर दिया। तो जब देखा कि यहाँ कोई, इन्होंने समझा कि यहाँ कोई पुरानी मंजिल या कोई पुराना भवन रहा होगा, लेकिन इन्हें इस बारे में कोई पता नहीं था कि यहाँ कोई सभ्यता है। तो इन्होंने ज़्यादा जानने का प्रयास भी नहीं किया। तो फिर अगर भारत में पहली बार किसी ने शोध करने का प्रयत्न किया तो वह थे अलेक्जेंडर कनिंघम। ये लगभग 1853 से 1856 के बीच, लगभग 1853 से 1856 के बीच इन्होंने उस पाकिस्तान के क्षेत्र का दौरा कितनी बार किया कोई पता नहीं, लेकिन इन्होंने जो शोध करने का प्रयत्न किया, इन्होंने सिंधु सभ्यता के बारे में काफ़ी जानकारी इकट्ठी की, और लेकिन जितना इनसे अनुमान लगाया था वो इतना सफल नहीं हो पाई ये। फिर आते हैं जो मोस्ट है हमारा, जहाँ से हमारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, वो है जॉन मार्शल। तो लगभग स्वतंत्रता से पहले जॉन मार्शल थे, 1921 में इन्होंने खुदाई का कार्य प्रारंभ करवाया। तो इन्हें लगा कि ये पुरातत्व विभाग के हेड भी थे उस टाइम पर। तो इन्होंने खुदाई का काम प्रारंभ करवाया। खुदाई में प्रारंभ करवाया तो जो 2 भारतीय थे वो दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी थे। इनका पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी और इनका नाम है राखलदास बनर्जी। तो इनके नेतृत्व में, दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा, आपने सुना होगा,
हड़प्पा, और राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज हो गई। तो इससे क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि प्राचीन स्थान जो सबसे पहले खोजे गए स्थान थे वो किसके नेतृत्व में मिले, तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में मिले। अगर अंदर जाके पूछता है क्वेश्चन वाइज के हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो हम दयाराम साहनी लगाएंगे। अगर मोहनजोदड़ो की पूछता है तो राखलदास बनर्जी लगाएंगे। अगर देखें तो सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई। अब आए काल के बारे में, तो इनका जॉन मार्शल, तो इनका काल तो हमें याद करना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ब्रिटिश काल में खुदाई की थी। तो देखते हैं, तो इन्होंने काल जो बताया है वो 3250 या 3250 BC से 2750 BC, 3250 BC से 2750 BC। तो एक होती है कार्बन पद्धति C14, जो C14 पद्धति होती है उससे किसी जीवाश्म की आयु ज्ञात की जाती है। तो उससे ये पता चला कि नहीं, इसकी जो तिथि है वो 2300 BC से लेके 1750 BC, 2300 BC से 1750 BC मानी गई थी कार्बन पद्धति के द्वारा। तो इसको जो सबसे ज़्यादा जो मत दिया था वो DP अग्रवाल ने दिया था। और अगर आप देखें तो अलग अलग किताबों में, अलग अलग बुकों में अलग अलग कालों के विवरण मिलते हैं। तो जैसे हम ध्यान भी रख सकते हैं 2500 से 1700, 2400 से 1700, 2300 से 1700। लेकिन अगर वर्तमान में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण तिथि है वो 2500 BC से 1700 BC। जितने भी इतिहासकार थे वो फाइनली यहाँ आके इसके बीच में एकजुट हो गए, सहमत हो गए, और उन्होंने यही माना कि 1700 BC से 2500 BC से 1700 BC के मध्य माना। तो अब चलते हैं नामकरण के। तो सिंधु घाटी सभ्यता, तो हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम कैसे पड़ा, तो चलो जानते हैं। तो शुरू में जो नाम रखे जा रहे थे तो ऐसे रखे जा रहे कि किसी नदी के किनारे जो स्थल पाए जा रहे थे शुरू में, तो ज़्यादातर सिंधु नदी के किनारे स्थल पाए जा रहे थे या उसकी सहायक नदी के किनारे स्थल पाए जा रहे थे। तो प्राचीन से ही एक परंपरा रही है कि जैसे हांगो नदी सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, नील की सभ्यता। तो फिर भारत ने सोचा कि, इतिहासकारों ने सोचा कि अगर ये सिंधु नदी के किनारे जो स्थल पाए जा रहे हैं तो इसे भी सिंधु नाम दे दिया गया, सिंधु सभ्यता। फिर इसके बाद पता चला कि ये सिंधु नदी के किनारे ही ना होकर के ये सरस्वती किनारे भी इसके स्थल पाए जा रहे हैं। तो फिर बाद में इसका नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता दे दिया गया। लेकिन याद रखने वाली बात दोस्तों ये है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम दे दिया गया, लेकिन इसका भी बुकों में कम ही प्रयोग होता है। तो ज़्यादातर जो होता है वो हड़प्पा सभ्यता का होता है। तो हड़प्पा सभ्यता जानेंगे हम। तो हड़प्पा सभ्यता जब शुरू से ही एक परंपरा रही है कि अगर किसी सभ्यता का नाम रखने में प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम का सामना उस स्थान से किया जाएगा जो सबसे पहले पाया गया है। तो हमने पढ़ा था कि दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था। तो जब हड़प्पा पहले खोजा गया था तो इसी का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा था। तो उद्भव में देखते हैं हम विदेशी मत। तो विदेशी मत क्या था कि यहाँ था, ये था भारत, और इससे आगे था थोड़ा सा मेसोपोटामिया। तो इसमें थी एक सुमेरियन की सभ्यता, इससे आगे था साउथ अफ्रीका, तो उसमें थी मिस्र की सभ्यता। तो जो विदेशी मत है वो कहते हैं कि जो सुमेरियन के लोग थे वो यहाँ से आकर के यहाँ रहने लग गए, और बाद में देखा उन्होंने
कि उन्होंने भवन का निर्माण किया और अपनी सभ्यता का निर्माण किया। तो विदेशी मत ज़्यादातर यही रहा कि वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को भारतीय नहीं मानकर वो मानते थे सुमेरियन लोगों ने यहाँ अपनी सभ्यता बसाई है। तो फिर स्थानीय लोगों ने मत दिया कि इसमें विदेशी मत में देखें तो मार्शल, सर जॉन मार्शल और व्हीलर और गार्डन चाइल्ड और डी कौशाम्बी आदि थे। लेकिन फिर स्थानीय मत देखें तो स्थानीय मत में कुछ भारतीय और कुछ विदेशी लोगों का जो मत रहा वो भारतीयों को ही लोगों को सिद्ध करना रहा। अगर फिर तो विदेशियों ने अपने तर्क रखे कि जैसे सुमेरिया में महल पाए जाते हैं वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता में महल पाए जाते हैं। जैसे वहाँ मौर्य चलती हैं ऐसे ही यहाँ मौर्य चलती हैं। वहाँ की भी कुछ धार्मिक संस्कृति इनसे मिलती जुलती है। तो फिर स्थानीय मत आया तो उन्होंने कहा नहीं, महल तो ज़रूर मिलते हैं लेकिन नालियों की व्यवस्था अलग अलग है। हाँ, मोहरें भी मिलती हैं लेकिन मोहरों की क्वालिटी अलग अलग है। और तो ज़्यादातर यही रहा कि स्थानीय मत को सिद्ध करना रहा। तो फिर देखते हैं कि द्रविड़ एक स्थानीय जो लोग थे वो थे राखलदास बनर्जी। तो राखलदास बनर्जी ने कहा कि इस सिंधु सभ्यता के लोग द्रविड़ थे। और फिर एक TN रामचंद्र और लक्ष्मण स्वरूप पुसालकर, इन्होंने कहा कि नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आर्य थे। तो यह मत ज़्यादातर आर्य वाला ज़्यादातर नहीं माना जाता, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता तो बिल्कुल मैच ही नहीं खाती। अगर आर्य इतने पहले आ गए थे, उन्हें ईंटों के बारे में जानकारी थी, तो फिर वो वैदिक काल में जा कर के झोंपड़ी में क्यों रहते हैं। तो आप लोग सभी अच्छी तरीक़ा से समझे होंगे विदेशी मत और स्थानीय मत। तो दोस्तों अब चलते हैं विशेषता की ओर। तो विशेषता में देखते हैं सबसे पहले नगरीय सभ्यता। अगर भारत में कहीं से नगरीय व्यवस्था की जो शुरुआत हुई है तो वह सिंधु घाटी सभ्यता से हुई है, क्योंकि नगरीय सभ्यता का मतलब है पक्के के भवन होना, पक्की नाली होना और चौड़ी सड़कें होना। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो काफ़ी मज़े में रहते थे, तो हमें इससे पता चलता है। अगर दूसरे पॉइंट की तरफ देखें तो कांस्य युगीन सभ्यता। तो कांस्य युगीन सभ्यता, हम सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि दोस्तों तुम्हें पता होगा कि एक तांबा और एक टीन, इन दोनों के मिलाने से कांसा बनता है। तो जो पहले काल थे प्राचीन काल में, जहाँ तांबे का सबसे ज़्यादा प्रचलन होता था उस काल में ताम्र सभ्यता, और जिस काल में सबसे ज़्यादा पत्थरों का प्रयोग होता था उस काल में पाषाण काल, और जिस काल में सबसे ज़्यादा लोहे का प्रयोग हुआ हो उसे लोहे काल या आयरन एज। और सिंधु सभ्यता में सबसे ज़्यादा प्रचलित क्या था? कांसा, तो इसे कांस्य युगीन सभ्यता या ब्रॉन्ज एज के नाम से जानते हैं। अब आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ, आदि ऐतिहासिक। तो आदि ऐतिहासिक, इस सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं। क्यों? तो देखते हैं। तो इतिहास के 3 पार्ट हैं, एक है प्राग और दूसरा है आदि और तीसरा है इतिहास। तो प्राग का मतलब प्री हिस्ट्री या प्रागैतिहासिक काल या प्राग इतिहास। तो इसमें बताया गया कि पुरातात्विक स्रोत तो हैं लेकिन लिखित स्रोत नहीं है, क्योंकि जो लिखित स्रोत है इन्हें पढ़ा भी नहीं गया है। जब लिखित स्रोत है ही नहीं तो इन्हें पढ़ा किया जाएगा। तो फिर आते हैं अगले आदि ऐतिहासिक काल। तो आदि ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत तो मिले हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं गया है। तो देखें तो इसमें जो लिपि मिली हैं वो एक चित्रात्मक लिपि हैं ऐसी, तो उन्हें पढ़ने का प्रयास जारी है, लेकिन जिस दिन पढ़ लिया जाएगा उस दिन ये इतिहास में आ जाएंगे, अभी तक नहीं पढ़ा गया है। तो अब अगले पॉइंट की तरफ आते हैं, शांतिप्रिय सभ्यता। तो शांतिप्रिय सभ्यता,
सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है शांतिप्रिय सभ्यता, क्योंकि हमने प्राचीन आदि सभ्यताओं में देखा है कि युद्ध एक मुख्य कारण था, चाहे वो किसी भी विषय पर हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो, तो वो एक प्रमुख विषय पर युद्ध होते थे। लेकिन हम इस सभ्यता में देखते हैं तो इस सभ्यता में किसी भी युद्ध के बारे में इन्हें, यहाँ के लोगों को जानकारी नहीं थी और ये बहुत ही आराम से रहते थे। अगर अगले पॉइंट पे आए तो व्यापार, तो हम सब जानते हैं कि जितनी भी सभ्यता आई हैं सब में कृषि व्यापार में कृषि प्रधान रहा है। लेकिन अगर आज देखें हम तो वर्तमान में देखें तो नगरों में व्यापार चलते हैं। तो ऐसे ही सिंधु घाटी सभ्यता में भी नगरों में व्यापार चलते थे। और अब इसके विस्तार के बारे में पढ़ेंगे, तो विस्तार के बारे में हमें मिटाना पड़ेगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब इसके विस्तार के बारे में जानते हैं। तो ये था भारत। तो हमने देखा है एक जगह थी यहाँ थी और एक जगह थी यहाँ मांदा और एक जगह थी यहाँ आलमगीरपुर और एक जगह थी यहाँ दाइमाबाद और एक जगह थी यहाँ सुत कागे डो। तो इन्हें ऐसे मिला देंगे दोस्तों। तो जो ये मांदा था ये जम्मू कश्मीर में था और ये आलमगीरपुर यूपी में, उत्तर प्रदेश में, और ये जो दाइमाबाद था ये महाराष्ट्र में था। और ये सुतकांगे डोर था, ये था बलूचिस्तान और पाकिस्तान में। अगर देखें तो ये दास्क नदी के किनारे था और ये मांदा चिनाब नदी के किनारे था और ये यूपी हिंडन नदी के किनारे था आलमगीरपुर और ये दाइमाबाद महानदी के सहायक नदी के किनारे था। अगर अलग अलग बुकों में वैसे इसके क्षेत्रफल के बारे में अलग अलग बताया गया है, लेकिन अगर हम एनसीईआरटी को फॉलो करें तो जो क्षेत्रफल है वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर हम इसे पूर्व से पश्चिम की तरफ देखें तो ये लगभग 1600 किलोमीटर है। अगर इसे हम ऊपर से नीचे, इसका मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ देखें तो ये 1400 किलोमीटर है। तो साइड में ही थी एक, ये था इराक देश, तो इसमें थी नील की सभ्यता। और थोड़े से और साइड में आए तो यहाँ था साउथ अफ्रीका और इसमें थी मिस्र की सभ्यता। तो इन दोनों को मिलाकर अगर देखें तो लगभग 12 गुना बड़ी थी हमारी सिंधु सभ्यता। भारत की सभ्यता लगभग इन दोनों को मिलाकर 12 गुना बड़ी थी। अगर इसका विस्तार देखें कितने देशों में फैला हुआ है तो सबसे पहले देखते हैं, एक था अफगानिस्तान, और दूसरा था पाकिस्तान, और तीसरा था भारत। तो स्वतंत्रता से पहले जब इसकी खुदाई हुई शुरू, तो हम जानते हैं सन 1921 में इसकी खुदाई सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में खुदाई शुरू हो गई थी। तो स्वतंत्रता से पहले लगभग इसके 40-50 ही स्थल मिले हैं।
लेकिन अगर स्वतंत्रता के वर्तमान में देखें तो लगभग इसके 1500 स्थल मिले हैं। लेकिन अगर इसमें देखें तो लगभग 900 के लगभग तो भारत में स्थल मिले हैं, केवल 2 अफ़गानिस्तान में मिले हैं और 500 के आसपास ही पाकिस्तान में मिले हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में जानेंगे इन स्थलों के बारे में, जो मोस्ट स्थल हैं तो उनके बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों आप सभी का प्यार बना रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें।